chairman of the CIRC, and Rajiv Gupta sir, again the regional council member, and our moderator Aditya. The biggest thing, I think जिस दिन अंकुर सर का मेरे पास कॉल आया था, तो मैंने अंकुर सर को एक मैसेज बोला था कि सर आपने ये इनिशिएटिव तो बड़ा अच्छा लिया, बिकॉज मैं चूंकि जॉब में हूं तो मैं देखता हूँ कि WIRC और NIRC के काफी वाव की सीरीज चलती है, वेडनेसडे सीरीज चलती है, थर्सडे सीरीज चलती है। तो मैंने सर को बोला कि जिस कंटिन्यूएशन में चल रहा है, आई थिंक हमें लगता है इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। और अगर हम किसी एक पर्टिकुलर, हमारे पास इतनी कमिटीज, अगर हर एक कमिटी अपने अपने एक पर्टिकुलर किसी एक पूरे मंथ का एक वेबिनार प्लान कर ले, तो आई थिंक हम भी किसी से कम नहीं रहेंगे। तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। सो थैंक यू सो मच अंकुर सर। एटलीस्ट अब लग रहा है कि सही में, मतलब मेंबर्स के बीच में CIRC के मैसेज आ रहा है वेबिनार है, ज्वाइन करना है। डजेंट मैटर, वी कैन अंडरस्टैंड कि सेमिनार्स भी हम जब ऑर्गेनाइज कराते हैं, हाउ मच मेंबर्स ज्वाइन, हाउ मच मेंबर्स डोंट ज्वाइन, बट एटलीस्ट द एफर्ट विच CIRC इज डूइंग, दैट इज कमेंडेबल। तो सर अगेन, वंस अगेन थैंक यू सो मच। सो विदाउट बीइंग डिलेड, मैं बस अब स्टार्ट करने वाला हूँ। सर जैसे आपने बोला इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, सो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज हम लोग अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हैं। नाउ वी विल कीप दिस इंटायर कन्वर्सेशन इनटू टू पार्ट्स। One part is the companies which are listed and another part is the companies which are unlisted company. अब बात आती है कि जो कंपनी लिस्टेड है उसमें भी आता है एक जो टॉप 1000 कंपनीज होती हैं, और दूसरी होती है जो टॉप 1000 कंपनीज नहीं होती हैं। Means there are certain companies which are listed from the compliance perspective, but their culture, their governance perspective is totally promoter driven company. But now coming to the part of unlisted company, ऐसी भी कितनी कंपनीज है जिनके टर्नओवर 1000 करोड़, 1500 करोड़, इवन 50 करोड़ से ऊपर के जितने भी टर्नओवर हैं, वो सब भी कंपनीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द पार्ट, अब हम लोग जब बैलेंस शीट साइन कर रहे हैं, वाई IFC, वाई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज इंपॉर्टेंट। The very important fact, I'll share my PPT later on, but let us discuss कि ये IFC आया क्यों, इंस्टीट्यूट को जरूरत क्यों पड़ी IFC को लेकर के आने की। IFC की जो बेसिकली द ओरिजिनेशन ऑफ IFC इज बेसिकली फ्रॉम द PCAOB, पब्लिक कमिटी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उस स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए अर्ली फ्रॉड डिटेक्शन, अगर ऑडिटर अपनी बैलेंस शीट साइन कर रहा है, उस बैलेंस शीट को साइन करने के पहले क्या क्या चीजें उसको ध्यान रखनी है, उसको ये कमेंट करना है कि क्या कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल अच्छे हैं या नहीं है। अब आप समझो, अगर आप, मैं एग्जांपल लेता हूं, एक कंपनी है जिसका टर्नओवर है 100 करोड़ रुपए, उस कंपनी के पास में कोई भी डेट नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि टोटली अनलिस्टेड है, उसके टर्नओवर है 100 करोड़ का टर्नओवर। उस टर्नओवर की कंपनी के बैलेंस शीट को आप साइन कर रहे हो और आपको ऑडिट करनी है मार्च के बाद में। आपको कंपनी के फाइनेंशियल कंट्रोल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि उनके डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैसे हैं, उनके यहाँ पे पावर सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है। कंप्लाइंसेस, आज की डेट में जो इंडिया में कंप्लाइंसेस हैं, दीज थिंग्स आर वेरी क्रूशियल फॉर एनी ऑफ द कंपनीज टू मॉनिटर। नाउ द थिंग इज, मैं क्यों कंप्लाइंस की बात कर रहा हूं, मैं क्यों ESG की बात कर रहा हूं, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट लेबर कंप्लाइंसेस, बिकॉज even Ministry of Corporate Affairs is also serious on these matters. आज की डेट में नफरा जितने भी केसेस उठा रहे हैं, आप उसमें देखोगे बड़ी सिली सिली सी मिस्टेक्स अराइज होकर के आ रही है कि आपने उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं करा, कंपनी के फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर आपने कोई कमेंट नहीं करा, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क है उसके ऊपर आपने कोई भी कमेंट नहीं करा। बात ये हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज सिंस अज्यूमिंग वी आर डूइंग अ प्रैक्टिस, एंड हमारे पास जो भी क्लाइंटेल है वो अनलिस्टेड क्लाइंट्स हैं, कंपनीज के टर्नओवर बड़े हैं, नो डाउट हमें फीस स्ट्रक्चर भी अच्छा मिलता होगा, बट जब आप बैलेंस शीट साइन कर रहे हो तो एक सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए कि हम जब ये लिख रहे हो कि कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे हैं, ये कहीं ना कहीं लिख करके आना चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा आपको कि कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे। आपके ऑडिट रिपोर्ट में दो पार्ट होती है, एक होता है इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट, एक होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 143।
व्हाई आई एम कोटिंग दीज थिंग्स, आई विल कम टू द पार्ट कि आईएफसी किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है नहीं होता है, एक डिफरेंट चीज है। बट लेट अस थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि एज एन ऑडिटर जब हम कोई काम कर रहे हैं और हम ऑडिट रिपोर्ट में, एक बिटर ट्रुथ तो ये भी है ना कि मैंने पर्सनली कई ऑफिसेस में देखा है। I don't want to demean, I don't want to give any adverse comment. But yes, when you will read the entire audit report, you will find कि यार आप जिस कंपनी की बैलेंस शीट साइन करो उस कंपनी के बैलेंस ऑडिट रिपोर्ट में एक सेंटेंस है जो कि इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि ऑडिटर को जस्टिफाई करना पड़ेगा, सर्टिफाई करना पड़ेगा कि कंपनी का जो फाइनेंशियल कंट्रोल है, जो सिस्टम है, वो एकदम सही है। सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे बताएगा कि यहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर अपने आपको कमेंट करना है। नाउ कमिंग टू द पार्ट कि हम इतनी बार बात कर चुके कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, बट ये होता क्या है सर? क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल अगर मैं बात करूं तो क्या इसमें जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो भी आता है, या जो फाइनेंशियल कंट्रोल है केवल वही आते हैं? The basic part is, now again there are two terminology. One is internal financial control and second one is internal control over financial reporting. Means जब आप आईएफसी की बात कर रहे हो, कोई भी चीजें जो ऑपरेशन पर्सपेक्टिव से भी कंपनी को इंपैक्ट करती है, कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से भी कंपनी को इंपैक्ट करती है, दैट विल बी कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कंप्लायंस आईएफसी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट आइकोफार, internal control over financial reporting, it means the controls which are impacting the financial statement or financial reporting of the company, उस केस में हमें आइकोफार की टेस्टिंग करनी पड़ती है। बट सर अभी बात आता है कि क्या आइकोफार और आईएफसी दोनों किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? क्या वो लिस्टेड कंपनी के ऊपर होते हैं या अनलिस्टेड कंपनी के? बिफोर कमिंग टू दैट पर्टिकुलर पार्ट, आई रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट आज ड्यूरिंग द सेशन आप अपने ऑडिट रिपोर्ट किसी भी क्लाइंट का ओपन करो जहां पे आप 143 के ऊपर कमेंट करते हो। आई टेल यू द रेलिवेंस ऑफ इंटायर 143, बिकॉज अगर आप ये लाइन लिख रहे हो और क्लाइंट इससे रिलेटेड आप अपने पास कोई भी डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करता है तो आप समझ लो जस्ट on the basis of representation from the management you cannot say that company is having the adequate internal financial control system. एडिक्वेसी की बात करते हैं, इवैल्यूएशन की हम बात करते हैं और एडिक्वेसी की बात करते हैं। जो कंट्रोल है वो तो डिफाइन करेगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या है, मैनेजमेंट तो बोल देगा कि हाँ मेरे पास सारे कंट्रोल्स अवेलेबल है। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। देयर इज अ कंपनी जिसका काम है स्टोन क्रश करना, या चलो लेट्स टेक एग्जांपल, जो कंपनी है जो रिटेल एंड कंज्यूमर सेक्टर में बिलोंग करती है और वो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ है। कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ सेकेंड पार्ट, अब आप एक ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हो उस कंपनी का जब आप ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हो तो वहां पे आपने लिखा कि ऑडिटर ने सर्टिफाई करा कि एज पर सेक्शन 143 कंपनी के जो भी इंटरनल कंट्रोल है वो एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। बट नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ यू विल इवेल्युएट दैट द कंपनीज इंटरनल कंट्रोल इज एडिक्वेट? नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हमने तो ऑडिट कर ली, हमने उसका बैलेंस शीट, हमने उसका ट्रायल बैलेंस लिया, हमने कुछ वाउचिंग करी, उसके बेसिस पे देन वी हैव सर्टिफाइड कि उसका इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है। इज इट द केस? आई थिंक देयर इज वन बिग क्वेश्चन मार्क। आई एम जस्ट adding one example into this particular private limited company whose turnover is 250 करोड़। कंपनी के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर ही अप्रूव करता है और कंपनी का जो सीएफओ है वो मैनेजिंग डायरेक्टर का बेटा है। कंपनी का जो कंप्लायंस हेड है वो भी एक क्लोज रिलेटिव है, विच इज इनटू द डेफिनेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट, एमडी का क्लोज रिलेटिव है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपको कंपनी के सीएफओ ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं सर्टिफाई कर रहा हूं, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल दे आर वेल इन प्लेस,
क्या हमें उस स्टेटमेंट पे, क्या हमें उस सीएफओ के रिपोर्ट पे, एक सीएफओ के एक सर्टिफिकेट पे हमें बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? We'll come to the answer on these questions when we will understand that IFC बेसिकली है क्या और कहाँ कहाँ पे वी शुड आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी कि नहीं, यहाँ पे हमें क्लाइंट को जाकर के बोलना चाहिए. नाउ लेट इज कमिंग टू एग्जांपल. एक आपने वर्ड सुना होगा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. मींस जितनी भी ड्यूटीज है ना, उसको एक जगह पे रखने की बजाय आपने क्या करा, अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया. व्हेन यू आर डिसेंट्रलाइजिंग योर पावर, it means you have delegated the entire authority to respective individual. कि yes, अप टू 50,000 के जो पेमेंट होंगे, हेड ऑफ द फाइनेंस अकाउंट्स अप्रूव कर देगा. 50,000 से 2 लाख रुपीस तक के जो पेमेंट होंगे, देयर विल बी 2 लेवल ऑफ अप्रूवल्स. 2 लाख से 5 लाख रुपीस तक जो होंगे, एडिशनल अप्रूवल ऑफ सीएफओ इज रिक्वायर्ड. एंड अबव 5 लाख जो होंगे, वहां पे एमडी अप्रूवल इज फाइनल. So I'm just building the context ki why IFC is important, and these all things will come as part of the definition or entire block of the internal financial control. Now my second question is, nowadays there are lot of NAFRA related cases. आप मुझे बताओ, आपने एक बैलेंस शीट साइन करा 250 करोड़ की कंपनी का. उस बैलेंस शीट को आपने साइन करा और वो 143 का जो कंपनीज एक्ट में आपका सेंटेंस है, आपने उसके एब्स्ट्रैक्ट को ऑडिट रिपोर्ट में डाल दिया. इंस्टीट्यूट ने फॉर्मेट बना के रखा है. एंड वी डिड दिस. हमें लगा कि नहीं यार, हमने तो पूरी बैलेंस शीट चेक कर ली, हमें कुछ ऐसा मिला नहीं. एंड नाउ वी फील दैट कंपनी के सारे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल अच्छे हैं. कल को अगर आपसे कोई भी थर्ड पर्सन, जिसने आपकी फाइल का क्वालिटी रिव्यू करा, how you will justify that you have evaluated the adequacy of the internal control system of an organization? So these things are concerning, because I see nowadays that, because I'm closely working with lot of big listed clients, and I know how these IFC testings or internal financial control framework are being monitored and governed, and how these statutory auditors take these things as a very serious. Even if there is an instance where the revenue recognition was not correct, stat auditors are not ready to sign the balance sheet because they cannot comment, and they are not able to comment that companies internal financial control related to revenue process is not well in place, what the control they have defined. अब बात है कि ठीक है, मैंने इतनी देर बात करी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, क्या कंसर्न्स है, क्या कंसर्न्स नहीं है, बट कुछ तो होगा ना. क्या हमने कभी सोचा, हमने कभी अपने क्लाइंट को बोला कि आपके पास जितने भी डिपार्टमेंट है, कंपनी के पास में लीगल डिपार्टमेंट होगा, कंपनी के पास में एचआर फंक्शंस होंगे, कंपनी के पास में कंप्लायंस फंक्शन होगा, कंपनी के पास में अकाउंट्स एंड फाइनेंस फंक्शन होंगे, कंपनी के पास में परचेज फंक्शन होंगे, कंपनी के पास में सेल्स फंक्शन होंगे, लॉट ऑफ फंक्शंस. एंड इवन कंपनी अपने आप में एक बड़ा फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटिटी लेवल. हर एक प्रोसेस में, हर एक डिपार्टमेंट में क्या कंट्रोल है, मींस बेयर मिनिमम कंट्रोल विच विल इम्पैक्ट माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट. So these things we are going to cover, and I'll personally say that yes, whenever you are going to sign a balance sheet of an private limited company or any of the company, you should read all the clauses of the audit report one by one. And these things are important. NAFRA, how the NAFRA is working right now,
the seriousness, that is again going to be a very hard thing. I'm just adding one example like audit trail. एमसीए ने ऑडिट ट्रेल इंपॉर्टेंट कर दिया। अभी आप मेरे को बताओ कि आप कितनी कंपनी की ऑडिट्स कर रहे होगे जहां पे उनके फाइनेंशियल्स इवन 200-400 करोड़ की कंपनियों के अकाउंटिंग सिस्टम टैली है, अकाउंटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट नेविजन है, अकाउंटिंग सिस्टम बिजी है, जोहो अकाउंटिंग सिस्टम है। क्या हमने कभी इस चीज को रियली इवेलुएट करा कि वो जो ऑडिट ट्रेल है वो ऑडिट ट्रेल सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जस्ट बिकॉज आपने थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेट ले लिया कि ठीक है, अगर टैली के बंदे ने बोल दिया कि हमें मतलब मेरे टैली में ऑडिट ट्रेल काम करता है, इज इट? नो, दैट इज नॉट द केस, एंड दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल. So let me just share my screen, then let us discuss in detail that is what it is all about. Hope my screen is visible to everyone. So there are three parts. Internal financial control, I have divided this into three parts. That yes, internal financial control एक ऐसा component होता है जो कि ICI 2015 में launch करा, then again 2016 में ICI has revised certain parameters of the internal financial control. And at that point of time, our president was Manoj Fadnis. And I think he is one of the good name from the reforms from the perspective of the accounting and auditing. Yes, अगर मैं बात करूं ICOFAR, yes, if someone is able to give the comment or someone is able to comment upon internal control over financial reporting, it means that stat auditor will be having comfort that yes, at least the basic level of the controls is well in place. The second part is हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ISO डॉक्यूमेंट तो होते हैं, and same as it is, because why they prepare the ISO document? They prepare the ISO document just for the smooth operations of the business. And the third thing is regulatory requirement. Now, I'm just explaining how you can approach to your client from the mechanism of the practice. अगर कोई कंपनी है जिसका आपने 200 करोड़ का बैलेंस शीट है, या टर्नओवर उसका 200 करोड़ है, या उसका लोन ड्यूरिंग द एंटायर ईयर 25 करोड़ या उससे ऊपर है, मीन्स व्हाट? अगर कोई चीज लॉ में लिखा हुआ है, अगर कोई चीज लॉ में लिखा और उसको अगर कंप्लाई नहीं करते हो, इसका मतलब जो कंप्लाई करने वाला है उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी, एंड जो कंप्लायंस को सर्टिफाई करने वाला है उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी. अब क्या होगा अगर क्लाइंट बोलता है कि ठीक है, मेरे को इसमें करना क्या है? क्लाइंट को नहीं पता है कि उसको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे चेक करवाना है. वो तो अपने डिपार्टमेंट हेड से पूछेगा कि आप कंफर्म कर दो कि हमारे यहाँ पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सही है या नहीं है, एंड basis that they will say to a stat auditor. And private limited company में, even promoter driven company में, these things are not as serious, or these things are the matter of serious in other company. तो अगर क्लाइंट बोले कि हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देन वी कैन गो बैक टू द क्लाइंट एंड वी कैन से टू द क्लाइंट, नहीं आपको करना है, बिकॉज ऑडिट रिपोर्ट में हमें रिपोर्ट भी करना है, और अगर आपने इसका कंप्लायंस नहीं करा तो क्या होगा? तो आपके ऊपर भी पेनाल्टी लगेगी. मेरे को बताओ, जब आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट साइन करते हो जिसका टर्नओवर 200-250 करोड़ है, क्या हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट नाम की भी कोई चीज लेते हैं? इज देयर एनीथिंग विच इज कॉल्ड एज डायरेक्टर्स रिपोर्ट? सो देयर इज अ डायरेक्टर्स रिपोर्ट जहां पे डायरेक्टर को खुद कंफर्म करना होता है कि मैं ये कंफर्म कर रहा हूं कि मेरी कंपनी में जो भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगे हैं, दे आर एडिक्वेटली वर्किंग. मतलब अगर डायरेक्टर ने कंप्लाई नहीं करा, तो आप डायरेक्टर को क्या बोलोगे कि अगर आपने कंप्लाई नहीं करा तो क्या होगा? आपके ऊपर पेनल्टी लगने वाली है. और अभी तो पेनल्टी के नाम से हर कोई डरता है. सो दीज थिंग्स
are important, and how we can, you can say that, implement these things into a practice. What I have what I did here, I have tried to put some surveys जो कि 2015-2016 में केपीएमजी ने कुछ सर्वे करे थे। उस सर्वे में, एंड दो सर्वे वर 5 to 6 थीम्स बेस्ड, कि जब आईएफसी आया था उस टाइम पे इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेशन क्या है, एंड इट इज द मिक्स ऑफ द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड कंपनी। सो केपीएमजी ने जो सर्वे करा था, दैट सर्वे वाज बेस्ड ऑन द फर्स्ट, ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंपनी। सेकंड, उन्होंने बोला कि किस एक्सटेंट तक हमें इसको कवर करना है। थर्ड थिंग इज, हम कवरेज तो कर रहे हैं बट व्हाट इज द मटेरियलिटी, हम कितना रिस्क लेकर के चलेंगे। एंड फोर्थ इज, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टैट ऑडिटर इन आईएफसी। नाउ द फोर्थ point is very important from our perspective. If you see, पहला जो है पर्सपेक्टिव, कि आईएफसी कंप्लायंस अगर आपने इनिशिएटिव स्टार्ट करा तो 76% लोगों ने बोला इससे हमारे जो कंट्रोल्स हैं वो स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, लेट अस टेक वन एग्जांपल। जीएसटी कंप्लायंसेस, हमें मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करने हैं, हमें क्वार्टरली भी फाइल करने हैं, हमें एनुअल भी फाइल करने हैं, जीएसटी के रिपोर्ट्स भी फाइनल करने हैं। नाउ द सेकंड पार्ट इज, कंपनी में जो भी जीएसटी के कंप्लायंसेस है वो हमारे थर्ड पार्टी के थ्रू मॉनिटर्स होते हैं। कंपनी ने क्या कर रखा है, हेड ऑफ द जीएसटी या हेड ऑफ द टैक्सेशन अपॉइंट करके रखा है, जो कि पूरे टैक्सेशन कंप्लायंस को मॉनिटर करेगा। अब आप मेरे को बताओ कि अगर जीएसटी कंप्लायंस में कंपनी ने कंटिन्यूअस 2 से 3 क्वार्टर में डिफॉल्ट करा, क्या ये चीज आपके रिपोर्टिंग में आएगी या नहीं आएगी? We do the Caro reporting. We mention in the annexures. As per my view, ये सारी चीजें रिपोर्टिंग्स में आएंगी। सेकेंड पार्ट, कंपनी का हेड ऑफ द टैक्सेशन चेंज हो गया, अब एक नया हेड ऑफ द टैक्सेशन आया, उसको तो कुछ भी आइडिया नहीं है कि कंपनी के यहाँ पे जो भी जीएसटी के कंप्लायंसेस है वो कैसे फॉलो हो रहे हैं, कौन उसको कंप्लाई कर रहा है, क्या कोई थर्ड पार्टी है नहीं है। बट अज्यूम करो कि अगर यही 250 करोड़ की कंपनी ने अपने पास 4 या 5 पेजर प्रोसेस डॉक्यूमेंट या एक टॉप 10 रिस्क, एक रिस्क मैट्रिक्स या रिस्क रजिस्टर में डिफाइन करके रखा होता, तो क्या जो भी कंप्लाइंस था, स्टैट ऑडिटर को उससे कंफर्ट मिलता या नहीं मिलता? मिलता कंफर्ट, यस, दीज आर द कंप्लायंसेस एंड दीज आर द नॉन कंप्लायंसेस। नेक्स्ट, कमिंग टू द पार्ट, 54% लोगों ने बोला कि इससे हमारा लीकेज, रेवेन्यू लीकेज कम हो जाएगा और फ्रॉड्स भी कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी हर एक कंट्रोल की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, एंड जिस फ्रीक्वेंसी पे जो कंट्रोल है उसके कंट्रोल्स की टेस्टिंग भी उसी फ्रीक्वेंसी पे होगी। 43% लोगों ने बोला कि आईएफसी फ्रेमवर्क से अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी डेवलप होती है। वेरी फ्यू 20% लोगों ने बोला कि हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे कोई बेनिफिट नहीं होता, इट इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ द कंप्लायंस। अब आप ये सोचो कि इफ इट इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ द कंप्लायंसेस, पहले तो हमें कंपनी को अपने क्लाइंट को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि सर ये तो compliance requirement and you have to prepare all these documents and you can ask for the fees, because इन सारी चीजों के तो पैसे, इन सारी चीजों में तो मेहनत लगती है। these are not a one day requirement. Preparing of the risk register, preparing of the risk control matrix is itself a big job. You can charge a handsome amount with this. एक बार आपने कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करा ना, देन यू कैन से टू द ऑर्गेनाइजर और योर क्लाइंट कि सर अभी तो हमने कंप्लायंस कर दिया, अब इस डॉक्यूमेंट का हम यूज कैसे करेंगे, इसका बेनिफिट्स कैसे है, वो भी हम जब क्लाइंट को धीरे धीरे बताएंगे ना, तो क्लाइंट को लगेगा कि नहीं यार ये तो चीजें सही थी। सो
IFC is again one of the important thing. Now the coming to the part, second theme was कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के प्रोग्राम है वो ड्राइव कौन करता है. 70%, अप्रॉक्स 70% पीपल voted for the finance team. Approx 66% people have voted for the senior management. 45% board of directors. क्यों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ज्यादा तो रिस्क किसी के पास नहीं होगा. उसको तो कंफर्मेशन देना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंफर्म करा कि कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है वो सारे सही हैं. एंड अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये चीज का कंफर्ट देना तो क्या करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट को बोलेगा कि मुझे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्ट चाहिए. उसके बाद मैं बताऊंगा कि हाँ कंपनी का फाइनेंशियल कंट्रोल अच्छा है या खराब. 32% लोगों ने बोला कि इंटरनल ऑडिट टीम करवाती है बिकॉज उसका अपना एक रिक्वायरमेंट होता है. लास्ट 17% फ्यू पीपल ने बोला कि ड्राइविंग केवल 17% पीपल फ्रॉम द लीगल एंड फाइनेंस टीम, लीगल एंड कंप्लायंस टीम, दे ड्राइव द एंटायर IFC. And these are again one of the element that what is the coverage. So like किसी ने बोला कि फ्रॉड कंट्रोल अराउंड 73% होते हैं. मीन्स अगर आपने IFC इंप्लीमेंट कर लिया तो एटलीस्ट 73% पीपल वोटेड कि नहीं हमें फ्रॉड रिलेटेड कंट्रोल में हेल्प मिलती है. 75% people voted for IT, that yes, if you are in the process of jotting down the entire controls as a manual or automated or the controls which are dependent on some of the tools and technology. Now coming to the part, so let us take very important part. The documentation for key processes around the IFC. 80% people has voted for the policies and procedures. 84% of the people voted for the risk control metrics. And 84% people voted for the process flow. But the middle line अगर आप देखोगे, 84% of the people voted for risk control matrix. Means this is one of the document जिसके बेसिस पे आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स को कंफर्ट देते हो कि नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं देयर इज एन एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल. द लास्ट पार्ट इज द रोल ऑफ द स्टार्ट ऑडिटर. 19% ने बोला कि हाँ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंटिंग द एंटायर रिस्क फॉर्मेलिटीज दे आर इन्वॉल्व. 23% बोला कि नहीं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स के कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, विच इज टोटली रॉन्ग. And last 58%, around a major chunk of the percentage, they said कि नहीं, IFC is important and this is being implemented by the safer team. Now we understood that why and how the internal financial control is important. The last part is हमने ये सारी चीजें कर ली कि ठीक है IFC में हमने बोला क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बेनिफिट्स है, व्हाई दिस इज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. But the company size of 250 crore or 300 crore or 500 crore, आपको लगता है क्या कि वहां पे क्लाइंट कुछ एडिशनल डिपार्टमेंट क्रिएट करेगा जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ द IFC? 60% लोगों ने बोला अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स इज वन ऑफ द चैलेंज. 40% लोगों ने रिमार्क्स दिया कि नहीं, मैनेजमेंट चेंज होने से वी आर फेसिंग दीज चैलेंजेस. 40% लोगों ने बोला कि हम ऑडिट भी हो रहा है, मेरा ISO ऑडिट भी हो रहा है, स्टार्ट भी हो रहा है, अब ये मेरे लिए कंप्लायंस का एक बर्डन बनता जा रहा है. 32% लोगों ने बोला कि 32% केस ही ऐसे होते हैं जहां पे मेरे गैप्स मिटिगेट होते हैं. सो दीज आर द सिनेरियोज. एंड जब ये 2015 में इंस्टीट्यूट ने ये गाइडेंस लेकर के आया था, इंस्टीट्यूट हैज इशूड द गाइडेंस नोट आल्सो, इंस्टीट्यूट ने इसको इशू करा था. एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द लिस्टेड कंपनीज इट वाज लाइक अ नाइटमेयर, बिकॉज कोई भी स्टार्ट ऑडिटर साइन करता ही नहीं था बैलेंस शीट जब तक उनके पास इस चीज की ऑडिट रिपोर्ट नहीं होती थी. कंपनी के प्रोसेस फ्लो नहीं होते थे, ऑडिटर कभी भी साइन नहीं करता था. So these things are very important.
Now coming to the part of internal financial control, regulatory compliances, regulatory requirement of the Companies Act. Now the second part is टोटल आईएफसी कंपनीज एक्ट ने 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है एंड दीज 5 ब्लॉक्स इटसेल्फ डिफाइन व्हाट इज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल. कंपनी ने बोला कि देयर शुड बी अ पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स. सेकंड उन्होंने बोला सेफ गार्डिंग ऑफ द एसेट. थर्ड कंपनीज एक्ट ने बोला प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड्स एंड एरर्स. फोर्थ बोला एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड. एंड फिफ्थ इज टाइमली प्रिपरेशन ऑफ द रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. कंपनी 250-300 करोड़ की है, कंपनी के पास में कोई पॉलिसी नहीं है. एक एम्प्लॉय अपने लीव कैसे लेगा, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है. मैं डेबिट नोट या क्रेडिट नोट कैसे पास करूंगा, उसका कोई प्रोसीजर्स ही डिफाइन नहीं है. एवरी पर्सन हैज देयर ओन प्रोसीजर्स. द सेकंड पार्ट इज सेफ गार्डिंग ऑफ द एसेट. जो भी एसेट कंपनीज के पास में है, क्या उस कंपनी के एसेट की सारी ओनरशिप एक सही बंदे के पास में है कि नहीं है, हमारे पास राइट टाइटल है कि नहीं है. प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स. मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से 1 लाख रुपए का कहीं एक्स्ट्रा पेमेंट ना हो जाए, उसके लिए आपने क्या कर रखा है, आपने 10 बंदे अपॉइंट कर रखे हैं. एक बिल 4 लेवल पे जाता है अप्रूव होने के लिए. इट मीन्स दैट इट इज अ कम्बरसम प्रोसेस. आपने क्या करा, आपने कंट्रोल लगा दिया सिस्टम में कि भाई मैं सिस्टम पे जो है ना, जैसे ही क्लिक करूंगा, एक अकाउंटिंग सिस्टम में कोई भी एग्जांपल ले लो या एसएपी ले लो, जितने भी इनवॉइसेस ड्यू हैं उनके पेमेंट आ जाएंगे हमारे पास, एंड दैट पेमेंट वी विल अपलोड ऑन द बैंक पोर्टल. उसके बीच में कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है. एंड लास्ट इज, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर में कोई गलती हो गई, हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उसकी सपोर्टिंग जो थी वो सही नहीं थे. इट मीन्स व्हाट, ईयर एंड में आने के बाद में आप उसको सही कराओगे? नहीं. आप क्लाइंट को क्या बोलोगे कि अगर आपने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से रिलेटेड ये सारे डॉक्यूमेंट बना के रखे होते तो मैं ये एक्शन उस टाइम पे ही ले सकता था. एंड लास्ट इज टाइमली प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. बिकॉज जब आप आईएफसी की टेस्टिंग कर रहे हो, उस केस में आप रेगुलर टेस्टिंग कर रहे हैं एंड द कंट्रोल्स विच आर नॉट इफेक्टिव, वो आप क्लाइंट को इमीडिएट बता रहे हैं, उसके रेमेडिएशन एक्शन प्लान हो रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट आईएफसी. The 5 components itself define what do you mean by IFC. And if I talk about IFC, so there are 5 components, and the main 2 components are internal, external. Means एक हो गए मेरे फाइनेंशियल रिलेटेड कंट्रोल, दूसरे हो गए मेरे ऑपरेशन रिलेटेड, एंड दोनों के बीच में एक आता है फ्रॉड रिलेटेड. नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब आज आप अपनी बैलेंस शीट जाके देखना अपने क्लाइंट्स के, सबसे नीचे की लाइन, the box which is below this slide, सिंपल बोलता है लिस्टेड कंपनी है तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा. लिस्टेड कंपनीज में आपको डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट भी बोल देना है. आई विल कम टू द पार्ट ऑफ द रियल एनुअल रिपोर्ट जहां पे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट पे क्लाइंट ने, डायरेक्टर ने कंफर्म करा है उसके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर. सेकंड चीज, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो ऑडिटर्स का रिपोर्ट तो लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों में लगेगा. ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी को भी अपना कंफर्ट देना होता है स्टेक होल्डर्स को कि यस कंपनी के सारे कंट्रोल सही हैं. एंड लास्ट पार्ट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिपोर्ट. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कंप्लाइंस से रिलेटेड भी रिपोर्ट देनी है कि कंपनी के यहाँ पे कोई भी नॉन कंप्लाइंसेस है, कोई भी बड़ा डिफॉल्ट नहीं है, एंड कंपनी सारे कंप्लाइंसेस को फॉलो कर रही है.
तो सेक्शन 134, सेक्शन 143, सेक्शन 177 एंड शेड्यूल 4, ये चारों रिपोर्टिंग आपको करनी है कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में, अगर वो लिस्टेड कंपनी है। अनलिस्टेड कंपनी में सीधा बोला कि आप दो ही चीज फॉलो करोगे, एक तो ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट देगा एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपना बताएगा कंपनी में कंट्रोल्स कैसे है। इन केस ऑफ प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनीज, उन्होंने सीधा बोला 50 करोड़ से कम का टर्नओवर या 25 करोड़ से कम टर्नओवर, तो आईएफसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मीन्स अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको आईकोफार की रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप पब्लिक लिस्ट अनलिस्टेड कंपनी हो तो क्या करना पड़ेगा, उस केस में अगर टर्नओवर आपका 50 करोड़ से ऊपर है और लोन आपका 25 करोड़ से ऊपर है, तो ही जाके आपको आईएफसी के कंप्लाइंसेस फॉलो करने हैं। एंड यस, while रिपोर्टिंग टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट, कभी कभी क्या होता है कोई चीजें एप्लीकेबल नहीं होती हैं। जो चीज जहां पे एप्लीकेबल नहीं होती वो भी हमने क्या करा, पुराने साल का ऑडिट रिपोर्ट है बट कॉपी पेस्ट। नो, you should understand that whether there is an applicability of the IFC or not, वो चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। Now this is again that this is the elaboration that कि डायरेक्टर्स को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को क्या होती है, बोर्ड को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज अबाउट द ऑडिटर्स एंड ऑडिट कमिटी 177, 143 एंड सेक्शन 143 का। पहले क्या होता था कि ऑडिटर्स को आईएफसी पे और बोर्ड को आईएफसी पे कोई भी कमेंट करने की जरूरत नहीं होती थी। बट अभी ऑडिटर ने कंपनीज एक्ट 2013 के बाद में और आईएफसी 2015 के बाद में जब अमेंडमेंट हुए, उस केस में दोनों को अपनी रिपोर्टिंग, ऑडिट कमेटी को इवेलुएट भी करना है। इवेलुएट खुद तो करेगा नहीं, वो क्या करेगा, किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करेगा कि आप मुझे इवेलुएट करके बताओ कि मेरे कंट्रोल सही है या नहीं है। दीज आर द पेनल्टीज जो कि आप अपने क्लाइंट को बता सकते हो कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हो और आपने ये फॉलो नहीं करा तो उस केस में क्या है। नाउ यू सी, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 134 में क्या बोला, 3 साल का जेल या 5 लाख रुपए तक की पेनाल्टी, अदरवाइज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अगर आप ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो गए तो डायरेक्टरशिप आपको होनी पड़ जाएगी। दिस इज द पेनल प्रोविजन, द सेम पेनल प्रोविजन इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन द ऑडिटर्स। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ 177, 177 ने सिंपली बोला कि आपको 1 लाख रुपए तक की पेनाल्टी लगेगी। सो दिस इज द पेनल प्रोविजन ऑफ नॉन कंप्लाइंस टू आईएफसी। नाउ वी शुड बी वेरी केयरफुल, जब हम उसको अपने ऑडिट रिपोर्ट में 143 में लिखते हैं तो उस केस में हमें बताना पड़ेगा। There's a statement in the audit report, it is in a WhatsApp. I was not able to copy here. Auditor's responsibility. Our responsibility is to express an opinion on the company's internal financial control or financial reporting based on our audit. आपने तो केवल ट्रायल बैलेंस की ऑडिट करी, ट्रायल बैलेंस से लेकर के आपने पूरा बैलेंस शीट बना लिया, आपने कैसे कमेंट कर दिया कि कंपनी का जो परचेज फंक्शन है वो सही है, वहां पे कोई भी फ्रॉड रिलेटेड कंट्रोल नहीं है। सेल्स फंक्शन है वो भी सही है, एचआर फंक्शन है वो भी सही है। आपने यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस दे दिया बट आपने कहीं पे भी इवेलुएट नहीं करा। व्हाट इज द अंडरलाइन डॉक्यूमेंट ऑन बेसिस ऑफ विच यू विल से दैट नहीं हमने ये चीज करा हुआ है, उसके बेसिस पर हम बोल रहे हैं कि कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ठीक है। एंड एक्स्ट्रा आता है
We conducted our audit in accordance with the guidance note on audit of internal financial control over financial reporting under section 143(10) of the Companies Act 2013. To the extent applicable to an audit of internal financial control, both applicable to an audit of internal financial control and both issued by the ICAI. Those standard and the guidance note require that we comply with ethical requirement. अब आप मेरे को बताओ कि क्या आप सही में क्या आप कंपनी से कभी भी रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स मांगते हो, कंपनी से उसके पॉलिसीज प्रोसीजर्स मांगते हो? हाउ यू इवेल्युएट? यू शुड थिंक कि ये सेंटेंस तो हमने लिखा, बट इस सेंटेंस के पीछे मेरा जो अंडरलाइन डॉक्यूमेंट है वो तो है ही नहीं है. So these things we should be very careful. Now coming to the part that what is the penalty to applicable to an auditor for non-compliance with IFC requirement? इन्होंने क्या बोला? 25,000 रुपए से कम 25,000 रुपए की पेनाल्टी और 5 लाख रुपए का मैक्सिमम पेनाल्टी लगेगी. और फिर क्या होगा? फिर तो आप 1 साल के लिए जेल में भी डाल दिए जाओगे और वो पेनाल्टी आपका 1 लाख रुपए तक भी आ सकता है. मीन्स आज के बाद हमें क्लाइंट को बोलना पड़ेगा. And if the client is not able to give and our company's size are coming within the regulatory ambit, then we should be very careful while signing on the balance sheet. So this is the crux of the IFC reporting. Now the last part is that is what are the CFOs and CU requirement. These are applicable in case of listed companies. उस केस में ये चीज एप्लीकेबल होएगा. एंड अगर आप कंपनीज एक्ट का सेक्शन 143 177 पढ़ोगे प्रॉपर, जहां पे लिखा हुआ है कि ऑडिट कमेटी का रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्टर का रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर का भी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपसे के ऊपर. सो नाउ दिस थिंग इज वेरी सीरियस एंड वी शुड एंड वी मस्ट हैव टू पुश टू द क्लाइंट दैट if you're coming into this ambit, you have to prepare all these documents. And we need to charge. Why we will suffer just because client is non-complying with the certain rules and regulations? I'll take a pause here. If any questions, can you please let me? Aditya, is there any question? Not till now, sir. I'm Okay. looking on the chat options. So I request our audience, our members, so you can send your questions in the chat box, which is appearing on the bottom of your screen. रेज द हैंड भी कर सकते हैं, राइज द हैंड भी कर सकते हैं. Yeah, you can raise your hand also. Yeah. आई थिंक कोई किसी का क्वेश्चन नहीं लग रहा, तो ठीक है. Meanwhile, We can so let continue. me. Yes, Yes. thank you. Now coming to the part of as an stat auditor. कहीं पे भी आप ये नहीं देखोगे जहां पे स्टैट ऑडिटर को ये बोला जाता हो कि आपको कंपनीज के इंटरनल कंट्रोल को डिफाइन करना है या इंप्लीमेंट करना है. Law will always say that you have to review and report that yes, these are the controls which are implemented or which is not implemented. So
Between these three parts, the management, audit committee and stat auditor, मैनेजमेंट का काम होता है कि वो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क को बनाएगा भी और उसको मेंटेन करेगा कि ड्यूरिंग द इंटायर ईयर फ्रॉम अप्रैल से मार्च जो भी कंट्रोल हमने डिफाइन कर रखे हैं वो कंट्रोल प्रॉपर तरीके से काम करता है. लेट अस टेक वन एग्जांपल एंड द एग्जांपल इज वेरी सिंपल. पेमेंट जो हमने लिया था, कंपनी ने एक प्रोसेस बना रखा है कि 50,000 रुपए तक के जो पेमेंट होंगे, हेड फाइनेंस एंड अकाउंट्स इज द फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी टू मेक द पेमेंट. 50,000 से 2 लाख रुपए तक एक एडिशनल अप्रूवल लगेगा. एक डेजिग्नेशन हम मान के चलते हैं वीपी फाइनेंस एंड अकाउंट्स. एंड थर्ड इज 2 लाख से 5 लाख तक का है तो सीएफओ का अप्रूवल लगेगा. एंड 5 लाख से ऊपर है तो तब तो लगेगा एमडी का अप्रूवल. नाउ कमिंग टू द पार्ट, आपके पास ये कंट्रोल है, आपने पूरी बैलेंस शीट बना ली, पूरी की पूरी बैलेंस शीट बना ली, बैलेंस शीट आपने साइन भी कर दिया और आपने कमेंट भी कर दिया. आपने क्या करा ना, सैंपल बेसिस पे ट्रांजेक्शन देखे, हाँ ठीक है ये तो मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एज पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अप्रूव है. यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है. आपने बैलेंस शीट साइन कर दिया, एजीएम भी हो गया, बैलेंस शीट पब्लिश भी हो गया, एमसीए में फाइल भी हो गया. कंपनी में एक फ्रॉड निकलता है. वो फ्रॉड कैसा होता है? हेड फाइनेंस एंड अकाउंट्स नहीं चाहता था, या लेट अस टेक वन एग्जांपल, वीपी फाइनेंस अकाउंट्स नहीं चाहता था कि कोई भी पेमेंट सीएफओ के पास में जाए. मतलब एक एक्स बंदा है जिसकी इंटेंशन ही यही है कि उसको एक अगले लेवल के अप्रूवल तक पेमेंट लेके नहीं जाना है. इट मीन्स, और वो किसी ने विसल ब्लोअर, किसी विसल ब्लोअर ने वो कंप्लेन कर दी. किसी विसल ब्लोअर ने कंप्लेन क्या करा कि मैक्सिमम पेमेंट हेड फाइनेंस अकाउंट्स ने अप्रूव कर दिया. अब आप मेरे को बताओ, आपने बैलेंस शीट आपने साइन करा, आपको नहीं पता चला, आपने सैंपल ट्रांजेक्शन भी देखे, उसमें भी नहीं पता चला, अब क्या होगा ना? वो जो तलवार है ना, वो तलवार, क्वेश्चन इज ऑन अस कि हमने कमेंट लिखा कि जो भी कंट्रोल है दैट इज वेल डिफाइंड कंट्रोल, एंड वी इवेल्युएटेड, वी हैव ऑडिटेड. हमने ये बड़े बड़े वर्ड लिखे हैं कि हमने कंपनी का ऑडिट करा और पाया कि देयर इज एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. अब क्या हुआ, ये जो केस मैंने बताया वो है, क्या ये केस आपके पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कहीं पे आया? कहीं नहीं आया. नाउ लेट्स सर्कल बैक. सो लेट्स सर्कल बैक टू आवर ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट, जहां पे हमने पूरा लेजर निकाला और लेजर निकाल के देखा ठीक है हाँ ये तो अप्रूव हो गया. मैंने कुछ सैंपल डॉक्यूमेंट भी देखे, उसके मैंने हार्ड कॉपी में देख लिया, हाँ अप्रूव है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल. अब क्या होगा, अगर यही प्रोसेस बना होता और एक आईएफसी टेस्टिंग, आपने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की टेस्टिंग कर रखी होती, तो उस टाइम पे क्या होता, आपने एक तो डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म करा होता कि ऐसे कितने पेमेंट है जो कॉन्सिक्वेंटली सेम या डिफरेंट डिफरेंट डेज में कॉन्सिक्वेंटली मुझे सीएफओ का अप्रूवल लेना नहीं है या वीपी फाइनेंस का अप्रूवल नहीं लेना, इसलिए मैंने क्या करा, पेमेंट को स्प्लिट कर दिया. क्या ये फ्रॉड है या नहीं है? इज इट अ फ्रॉड? इज इट अ फ्रॉड? यस, दिस इज अ फ्रॉड. दिस इज वन ऑफ द फ्रॉड इंडिकेटर. मतलब अगर मैं सर्कल बैक करूं आईएफसी के डॉक्यूमेंट के ऊपर के रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, प्रोसेस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, आई थिंक ये हम वो चीज वहां पे मिटिगेट कर सकते थे. ऐसे कंट्रोल्स आपको कभी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टाइम पे नहीं पता चलेगा जब तक आप ट्रांजेक्शन्स का डीप डाइव रिव्यू नहीं करोगे. दैट्स द रीजन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट.
So I'll take a pause here. I think Mohit has raised hand. Yes, Mohit, please. हेलो। Yes, Mohit. हाँ, नमस्कार गौरव जी। नमस्कार सर। मेरा सवाल ये है कि जैसे दो तरीके का एनवायरनमेंट होता है कंपनीज के केस में। एक होता है टोटल सिस्टम ड्रिवन होता है, दूसरा होता है प्रमोटर कंट्रोल्ड। जैसे ये बिल्कुल एक आप ट्रेडिशनल स्टाइल कंपनीज होती हैं। अब सपोज आपको छोटी कंपनी है और आप उसका ऑडिट कर रहे हो। इन दैट केस सारे कंट्रोल्स हैं, वन टू वन डिफाइंड, मतलब लिख के कुछ नहीं बनाया, लेकिन प्रैक्टिकली फॉलो वो 10 रुपए के वाउचर को भी एमडी खुद कर रहे हैं और 10 लाख के को भी कर रहे हैं। अब एज एन ऑडिटर व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म द ऑडिट, देन आईएफसी को अगर आप रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स के बेसिस पे जाओगे तो वो तो बनी हुई नहीं है। और देखा जाए तो हर चीज कंट्रोल में है एमडी और शेयर होल्डर, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो शेयर होल्डर डायरेक्टर सब सेम ही होते हैं। जब शेयर होल्डर्स को या आप ऑडिटर एज ऑडिटर रिपोर्ट करते हो, तो जब सारे एनवायरनमेंट में सारा कंट्रोल उनके हाथ में है और दे आर प्रैक्टिकली डूइंग इट, हाउ एज एन ऑडिटर वी आर गोइंग टू ओपाइन एंड हाउ वी हैव टू मेंटेन अवर डॉक्यूमेंट्स फॉर द पीयर रिव्यू एंड ऑल? सो आई वुड लाइक टू नो योर guidance on that subject matter. Definitely. Okay. So the same example. So when I started my career, so I was again the means I faced the same situation. The company size was around 500 crore and we were the auditors for that company. और सर होता क्या है ना, जब आप प्रमोटर ड्रिवन कंपनी की आप ऑडिट कर रहे होते हो, तो एक चीज ये भी होता है कि प्रमोटर ही एक ऐसा बंदा होता है जो हमें ऑडिटर अपॉइंट करता है, हमारी फीस भी वही डिफाइन करता है। करेक्ट? सर लेट अस टेक वेरी 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 प्रैक्टिकल एग्जांपल। हमें एक चीज का डर तो रहता है, नो डाउट, फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव, कि यार अगर मैं इसको ज्यादा क्वेश्चंस करूंगा, इसके कंप्लायंसेस पे ज्यादा क्वेश्चंस रेज करूंगा, तो कल को ऐसा होगा कि कंपनी हमें ऑडिटर से हटा देगा, ऑडिटर रोटेट करके किसी और को अपॉइंट करेगा। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ योर्स, हमें कुछ ना कुछ तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। वी शुड कंटिन्यू टू डू द ऑडिट एंड हमारे काम भी हो जाए और हमारे कंप्लायंसेस भी हो जाए और हमारे एमडी के साथ में और स्टेक होल्डर्स के साथ में रिलेशनशिप भी अच्छा हो। नहीं, प्रैक्टिकली सारे सर मैं आता कंट्रोल हूँ, हैं। सर मैं आता हूँ उस पे। अब क्या होगा सर, आपने अपने ऑडिट रिपोर्ट में तो लिखा है, दो चीजें होती है, जी। इवन फॉर द लिस्ट, एंड दिस अप्लाइज फॉर ऑल द कंपनी, चाहे कितनी भी बड़ी लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी हो। जो स्टैट ऑडिटर होता है, देयर आर सर्टेन की कंट्रोल्स जो उसकी खुद की एक रिपोजिटरी होती है, जो उसके बेसिस पे वो उसके कंट्रोल्स को चेक करता है एंड वो एक असरटेन कर लेता है, हाँ उसका इवेल्युएशन कर लेता है कि यार ठीक है, हमने परचेज फंक्शन में हमने 10 कंट्रोल चेक करे, ये हमारी रिपोजिटरी है, मुझको मिला कि ये मेरे कंट्रोल सही है। अब क्या होगा ना, नो डाउट बड़ी कंपनी है, 200 250 100 करोड़ की कंपनी है, आपको हो सकता है कि आपको पॉलिसी प्रोसीजर्स नहीं मिले, बट अगर पॉलिसी प्रोसीजर्स नहीं है बट आपका जो रिस्क रिपोजिटरी आपके पास में है, आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर लिया कि भाई इस ट्रांजेक्शन की फ्रीक्वेंसी मेरी एनुअल है। एग्जांपल लेता हूं कि सपोज एम्प्लॉय की सैलरी मंथली बेसिस पे जाती है, करेक्ट, इंस्टीट्यूट का, एंड मैं बात कर रहा हूं कि ये अप्लाई करता है जहां पे आईएफसी एप्लीकेबल है, ठीक है, एक वो पॉजिटिव सिनेरियो लेके चलते हैं, जहां पे एप्लीकेबल नहीं है वहां पे तो आपको कमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, नेचुरली। करेक्ट। अब क्या होगा सर, इंटरनल ऑडिटर अपना रिपोर्ट भले ही दे दे, बट स्टैट ऑडिटर उसको यूज करता है फॉर द पर्पस ऑफ कंफर्ट, क्योंकि हो सकता है 10 रिस्क मैंने जो डिफाइन कर रखे हैं ना आपके हिसाब से, क्योंकि मैं तो उसका इंटरनल ऑडिटर हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं तो जो मैनेजमेंट बोलेगा, मैंने 20 रिस्क निकाल के रखे थे, मैंने बोला कि यार, मैनेजमेंट ने बोला कि नहीं एक काम करते हैं, अपन 10 रिस्क ही डिफाइन करते हैं और 10 रिस्क का आप डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से आप चेक कर लेना, सही होगा तो अपन स्टैट ऑडिटर को रिपोर्ट दे देंगे। स्टैट ऑडिटर क्या करता है, नहीं आपने दिया, मैंने मान लिया कि चलो ठीक है एक लेवल का कंफर्ट है, बट एक इंडिपेंडेंट कंफर्ट होने के लिए आप क्या करोगे, अगर कंपनी के पास कुछ नहीं है, आपके पास में जो क्रिटिकल फंक्शन है, जैसे फाइनेंस अकाउंट्स हो गया, परचेज फंक्शन हो गया, देन आपके बैंक के फंक्शन हो गए, या आप यू कैन से दैट कंप्लायंस फंक्शन हो गया, आप हर एक फंक्शन के
10 रिस्क को आइडेंटिफाई करो। हम्म उस रिस्क के सामने आपको करना क्या, आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं। आप, क्योंकि आपके ऑडिट रिपोर्ट में वो सेंटेंस आ रहा है 143 का, एंड सर आपका ना फॉर द पर्पस ऑफ द पीयर रिव्यू एंड फॉर द पर्पस ऑफ थर्ड पार्टी, कल को आपका फाइल अगर रिव्यू करता है कोई भी थर्ड पार्टी, उसको अगर हम्म आपको जस्टिफाई करना है तो आप क्या हम्म करोगे, आपने 10 रिस्क जो आइडेंटिफाई करके रखे, आपने उसके अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट मैप कर लिया, एंड जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी आपने मैप करा कि ठीक है, आपने बोला कि 1 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक के जितने भी वाउचर्स है, सारे वाउचर्स एमडी अप्रूव करता है। हम्म इसका मतलब ऑल्दो पावर इज सेंट्रलाइज्ड, बट हम्म एटलीस्ट ये कंट्रोल तो है ना कि 1 रुपए का भी वाउचर है तो वो तब तक पेमेंट नहीं होगा जब तक कि उस पे एमडी का साइन नहीं होगा। और यानी आपकी जो कि कंट्रोल लिस्टिंग है सर, 10 कंट्रोल लिस्टिंग, उसमें आपने ये कवर कर लिया। करेक्ट। नाउ यानी यू कि कैन वो से हुआ टू कि द, जो अपना इनहेरेंट रिस्क असेसमेंट करा है, उसमें जो इनहेरेंट रिस्क आई है उनके अगेंस्ट कंट्रोल्स को मैन्युअली अपन डिफाइन करके चेक करके अपना डॉक्यूमेंट कर लें, दैट वुड करेक्ट, सफाइस इन द आईज ऑफ इंस्टीट्यूट। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ओके, क्योंकि थैंक सर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, या हम्म जब भी डायरेक्टर्स होता है, जैसे जो भी 200 या 50 करोड़ से ऊपर के जिनके टर्नओवर है, जब हम्म आपको डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट साइन करना होता है, राइट तो एज अ डायरेक्टर ना आप खुद इवेल्युएट करने नहीं जाओगे। आप क्या बोलोगे उस कंपनी के सीएफओ को कि यार एक काम करो, किसी थर्ड पार्टी को बुला लो, उसको बोल दो कि आईएफसी की टेस्टिंग कर ले और मुझे एक रिपोर्ट बना के दे दे। हम्म ऑन दैट बेसिस आप क्या करोगे, डायरेक्टर अपना एक स्टेटमेंट देगा जो उसके एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होता है। ट्रू स्टैट ऑडिटर हमेशा उस रिपोर्ट को सर एज अ कंफर्ट यूज करता है, नॉट एज अ फाइनल कंक्लूजन यूज करता है। हम्म अच्छा, जैसे हमारे केस में क्या था, वी वर डूइंग देयर कॉन्करेंट ऑडिट, वी वर डूइंग देयर इंटायर इंटरनल ऑडिट, हम्म सो वी वर नोइंग कि वहां पे अगर कुछ चीजें गलत भी हो रही हैं, सेट फॉर वॉट एवर पर्पज, जब आप बिजनेस चलाते हो तो आपको 10 चीजों के लिए आपको पेटी कैश भी आपको मैनेज करना है, आपको सारी चीजें करनी है, वो तो बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट है, वो ट्रू हमको उसके डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिपेयर करते थे। बट हम्म स्टार्ट ऑडिटर क्या करता था, उसकी एक रिस्क लिस्टिंग होती थी, वो सीधा क्या बोलता था कि मेरे को आप एक काम करो, ये मेरे परचेज फंक्शन है, ये मेरा एचआर का फंक्शन है, ये मेरा कंप्लायंस का फंक्शन है, और सब में 10 कंट्रोल, 30 कंट्रोल के अगेंस्ट में बोलता था कि मुझे इस महीने का ये डॉक्यूमेंट चाहिए, हम्म और उसने अपने सैंपल बता दिए। वो क्या करता था, अपने सैंपल कलेक्ट करा उसने, उस सैंपल के अगेंस्ट में उसने पूरी एक टेस्ट स्क्रिप्ट बना दी कि हमने ये डॉक्यूमेंट देखा, उसमें हमको इसका अप्रूवल मिला, नाउ ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट दिस कंट्रोल इज परफेक्ट, या दिस कंट्रोल इज वर्किंग इफेक्टिवली ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड। हम्म उस केस में उसका हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं थी कि हम उसको रिपोर्ट देंगे तो उसके बेसिस पे वो रिपोर्ट करेगा, कभी नहीं सर। हम्म तो इसलिए आप देखोगे ना, आप कहीं पे भी उसमें, तो हमेशा वहां पे आता है इंडिपेंडेंटली इवेलुएट करना है आपको कि आपका इंटरनल कंट्रोल सही है कि नहीं सही है। अब बात आती है डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज हमें तो सर डॉक्यूमेंटेशन करना है, एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 100 करोड़ की कंपनी, सर आज के डेट में 100 करोड़ की कंपनी होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सही बात। तो 100 करोड़ की कंपनी से आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो हर एक चीज के लिए पॉलिसी प्रोसीजर्स बना के रखे, तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट। लेट अस टेक अ वेरी प्रैक्टिकल व्यू, हम्म है ना। सो दिस इज अंडरस्टूड सर, थैंक यू। होप आई रिजॉल्व योर क्वेरीज। यस यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। नाउ कमिंग टू द पार्ट, दिस इज द बेनिफिट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। अपन चलते हैं एकदम इंपॉर्टेंट चीजों पे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के पास में अनलिस्टेड कंपनीज की ऑडिट्स होंगी, देन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, बट जस्ट फॉर द पर्पस मैं यहाँ पे बस इतना ही बोलूंगा कि बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनके जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के फ्रेमवर्क्स होते हैं, वो हमेशा 5 कंपोनेंट पे चलते हैं। मैंने आपको बोला था पीसीएओबी का जो फ्रॉड इंडिकेटर्स था, या पीसीएओबी ने जो बड़े बड़े रिकमेंडेशन दिए थे, ऑन दैट बेसिस आईसीआई ने बहुत चीजें इंप्लीमेंट करी है, आईएफसी भी उसका एक पार्ट है। दीज आर द 5 कंपोनेंट विद द इंटायर आईएफसी। चैलेंजेस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ना, अभी जैसा मोहित जी के साथ मैं डिस्कस कर रहा था कि हम ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते
ये सारी कंपनीज रिस्क रजिस्टर बनाएंगी, सारी कंपनीज पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनाएंगी, सारी कंपनीज आईएफसी टेस्टिंग भी इंडिपेंडेंटली करवाएंगी। बट यस, अगर वो छोटी चीज जो मैंने अभी मोहित जी के साथ में डिस्कस करा कि अगर हम वो टेम्पलेट खुद से बना लें, हम क्लाइंट को वो चीज रियलाइज करवा सकते हैं कि देखो तुमने नहीं करा ना, बट हमें ऑडिट रिपोर्ट में आपके कंप्लायंस का ध्यान रखना है, इस वजह से हमने ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा हुआ है। एंड वी कैन डेफिनेटली गो बैक टू द क्लाइंट एंड आस्क कि हमें इस वक्त कुछ तो फीस हाइक चाहिए, एंड इट इज नॉट अ बिग टास्क। तो जैसा मोहित जी को मैंने क्या बोला था कि आपको किसी एक प्रोसेस में 10 रिस्क को आइडेंटिफाई करके रखना है, और आपको ये देखना है कि उसमें से 10 में से कौन से ऐसे रिस्क है जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंपैक्ट कर रहे हैं, जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या करोगे, आप उसके सामने देखोगे कि उस पर्टिकुलर कंपनी में क्या एग्जिस्टिंग कंट्रोल है, एंड उस कंट्रोल के अगेंस्ट में आप उसके डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करोगे। यस, ये इसके डॉक्यूमेंटेशन है, एंड ऑन दैट बेसिस वी कैन से कि कंपनी का भी जो इंटरनल कंट्रोल है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट अज्यूम करते हैं कि हमारे अभी इसमें से जितने लोगों ने ज्वाइन करा है, जितने लोग भी सुनेंगे, कुछ लोगों के पास में ऐसे क्लाइंट होंगे जो लिस्टेड क्लाइंट होंगे, एंड दे मस्ट हैव टू रिपोर्ट द एंटायर आईएफसी फ्रेमवर्क। उनको तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट भी देना है, उनको तो रिपोर्ट ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी देना है, उनको मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के ऊपर भी कमेंट करना है, उनको सीईओ और सीएफओ सर्टिफिकेशन भी देना है, एंड सबसे लास्ट में ऑडिटर्स तो है ही है। सारे कंट्रोल, सारी जिम्मेदारी तो कंप्लायंस की तो हम ऑडिटर्स तो लेके ही रखते हैं। सो दीज आर द 4 to 5 पैरामीटर्स, और यू कैन से दैट रिपोर्टिंग्स इनटू द एंटायर। अगर किसी लिस्टेड कंपनी में या किसी एक अच्छे प्रोसेस, अगर मैं बोलूं कि क्या प्रोसेस को आप बोलोगे कि यार ये बेस्ट है, तो मैं सबसे पहले एक सिंपल काम करूंगा, मैं कंपनी का पूरा एक बिजनेस स्ट्रक्चर समझूंगा। उस बिजनेस स्ट्रक्चर को समझने के बाद मैं ये देखूंगा कि कंपनी के पास में कौन कौन से रिस्क हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द फ्रॉड पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव। वो रिस्क को मैंने आइडेंटिफाई करा, उस रिस्क के अगेंस्ट में क्या कंट्रोल होना चाहिए। एक तो है कि व्हाट इज द एग्जिस्टिंग कंट्रोल, एंड बेटा दैट एग्जिस्टिंग कंट्रोल इज सफिशिएंट टू मिटिगेट द इंटायर रिस्क। अब आपने बोला कि ये रिस्क है एक्स, रिस्क के अगेंस्ट में वाई जो कंट्रोल है ना, वो इतना सफिशिएंट ही नहीं है कि एक्स के रिस्क को वो मिटिगेट कर दे। तब क्या होगा सर, उस केस में ना आपको बताना पड़ेगा उनके प्रोसेस को समझने के बाद कि नहीं, कंपनी का जो कंट्रोल है इस पर्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड, उसका ये कंट्रोल होना चाहिए। आपको कंपनी के रेवेन्यू लीकेज को भी बचाना है, साथ ही साथ उसे कंप्लायंस को भी ध्यान देना है, और कंट्रोल कहीं ऐसा नहीं हो कि वो कंपनी को ओवरबर्डन लगने लगे। आपने बोला कि 5 लेवल ऑफ अप्रूवल होगा तब जाके पेमेंट होगा, तो मतलब 50 रुपए का पेमेंट होगा तो भी 5 लेवल के अप्रूवल, और 100 रुपए का होगा तो भी 5 लेवल का, और अगर 1 लाख रुपए का पेमेंट है तो भी 5 लेवल्स ऑफ अप्रूवल। मीन्स जो भी रिस्क आपने आइडेंटिफाई करा, तो उसके अगेंस्ट में आप क्या करोगे, कंपनी के एग्जिस्टिंग कंट्रोल को आप देखोगे। उस कंट्रोल को देखने के बाद में आपको इवेल्युएट करना है कि वो कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको सजेस्ट करना है ऐसे कंट्रोल जो कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा फीजिबल कंट्रोल हो और उस रिस्क को मिटिगेट करता है। अगर हो गया, अब आप क्या बोलोगे कंपनी को, फाइनेंस को या मैनेजमेंट को कि मिस्टर मैनेजमेंट, नाउ दिस इज द प्रोसेस, एंड फॉर दिस प्रोसेस एटलीस्ट फॉर दीज 10 रिस्क और दीज 10 एक्टिविटी आपका कंट्रोल ऐसे चलना चाहिए, पेमेंट आपका इस वे में अप्रूव होना चाहिए, परचेज ऑर्डर इस वे में अप्रूव होनी चाहिए, इंप्लॉय सैलरी का पेमेंट होगा तो इस वे में होना चाहिए। एंड उसके बाद ईयर एंड में मैनेजमेंट को आप बोलोगे कि मैनेजमेंट या तो आप मॉनिटर कर लो या तो मैं मॉनिटर करता हूँ। स्टार्ट ऑडिटर तो हमेशा इंडिपेंडेंट रिव्यू ही करेगा,
बट मैनेजमेंट जरूरी नहीं है कि वो किसी को अपॉइंट करे। उसके यहाँ पे वो अपने हेड ऑफ द फाइनेंस अकाउंट को ही बोल सकता है कि तुम ये सारे रिस्क रजिस्टर को तुमको इवेल्युएट करना है, उसके अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट एक बना के रखना है कि यस हमने ये सारे डॉक्यूमेंट सिंपल बेसिस पे चेक करे और हमारे कंट्रोल इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। मीन्स दीज 4 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। एंड अगेन हमने बोला कि उसकी इफेक्टिवनेस। अब क्या होगा कि ऐसा तो नहीं है ना कि कंट्रोल पूरे साल में पेमेंट आपको 5 लेवल्स ऑफ अप्रूवल जो था, या सपोज मैं बोलता हूँ सिंपल 3 लेवल ऑफ अप्रूवल अप टू 5 लाख रुपीज तक के पेमेंट, आपने क्या करा 12 महीने में से 3 महीना केवल आपने वो प्रोसेस फॉलो करा, 9 महीना वो प्रोसेस फॉलो ही नहीं करा। क्या आप कह सकते हो कि कंपनी का कंट्रोल इफेक्टिव है? बिल्कुल नहीं, आप कह ही नहीं सकते हो कि कंपनी का कंट्रोल इफेक्टिव है। So you have to take care. So there are two things. One is the test of design. One is the test of effectiveness. Design का मतलब क्या है? आप बोलोगे कि मेरा प्रोसेस जो भी बना हुआ है वो काम कर रहा है, ऐसा ही काम कर रहा है जैसा ही वो प्रोसेस डिफाइन किया गया था या जैसे वो प्रैक्टिस बनी हुई है। बट वो इफेक्टिव है या नहीं है, फॉर दिस पर्पस यू हैव टू इवेल्युएट फॉर द इंटायर ईयर। 12 में से मैंने 6 महीने के सैंपल्स लिए और 6 महीने के सैंपल्स में मैंने देखा कि 5 महीने में तो प्रॉपर काम कर रहा है, 1 महीने में नहीं कर रहा, तो ठीक है, हो सकता है मिस हो गया होगा। बट 6 महीने में से 1 महीने काम कर रहा और बाकी के 5 महीने काम नहीं कर रहा, वो कंट्रोल। मतलब मेरे एग्जाम्पल के केस में 6 महीने के सैंपल में 1 महीना जो था उसमें केवल मैंने 3 लेवल ऑफ अप्रूवल्स लिए, अदरवाइज बाकी के 5 महीने में केवल सिंगल अप्रूवल पे सारी पेमेंट चली गई। क्या आप बोलोगे टेस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस है? बिल्कुल नहीं है, और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में आप बोल भी नहीं सकते हो। These are again the things, means what is the approach, how you will follow the entire approach, ये सारी चीजें हैं कि आपको स्कोप को फाइनल करना है। देन व्हाट वी डिस्कस्ड, सो लाइक द आपने बोला कि क्या कौन सा स्कोप है, कौन सा एरिया है। उसके बाद आपने क्या करा, प्रोसेस समझा, प्रोसेस समझने के बाद में उसको वैलिडेट करा, आपने उसके रिस्क को आइडेंटिफाई करा, एक्सेल में आपने उसका रिस्क लिखते गए, उस रिस्क के सामने उस एक्टिविटी के लिए कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल है आपने उसका भी नाम लिखा। उसमें फिर ये भी लिखा कि आपने उस रिस्क से मिटिगेट होने के लिए क्या कंट्रोल आज की डेट में है और क्या एडिशनल कंट्रोल इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये पूरा एक डॉक्यूमेंट जो होता है उसको बोलते हैं रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स। और फिर आपने उसको डिफाइन कर दिया कि हाँ यहाँ पे फ्रॉड, ये जो एक्टिविटी है उसमें फ्रॉड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दीज आर द थिंग्स, एंड उसके बाद में आप टेस्टिंग करोगे। These are the entire approach we should follow to design and implement the entire IFC. Now, coming to the part of annual report. This is the annual report of the company. I'm just showing to you. कितने लोगों को पता है कि just please ping on the chat box कि इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट ऑन इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू हुआ है। इंस्टीट्यूट का अपना एक खुद का गाइडेंस नोट है इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और कितने लोगों ने कभी भी उस गाइडेंस नोट को एक्सेस करा है? ओके मोहित जी, थैंक यू। ओके, सो इंस्टीट्यूट का अपना एक, उस पर आ जाते हैं पहले हम लोग। इंस्टीट्यूट का अपना एक खुद का गाइडेंस नोट है। दिस इज द गाइडेंस नोट ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जहां पे इन्होंने स्पेसिफिकली बता के रखा है कि आपको आईएफसी टेस्टिंग कैसे करनी है। सो पेज नंबर 21 से 32 में पूरा उसके बारे में बताया गया। 33 से 42 में आपको ऐसे 315 जो कि फ्रॉड रिलेटेड कंट्रोल है उसके बारे में, एंड लास्ट में बताया गया कि आपको सैंपल सिलेक्शंस कैसे करने हैं, और सैंपल अगर होमोजीनियस नहीं हुआ तो कैसे करना है, एक्टिविटी अगर आपकी मंथली, क्वार्टरली, ईयरली है तो आपको कैसे सैंपल लेने हैं। ये पूरा 320 पेजेस डॉक्यूमेंट है। आई थिंक
This is one of the document which I really admire कि institute ने, even the big four uses all these document. Means इतना डिटेल में इन्होंने करके रखा है. तो आई थिंक वी ऑल शुड लिवरेज दीज डॉक्यूमेंट एंड उसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि यस कि आईएफसी रियली क्या होता है. नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ now coming to the part of annual report. This is one company, CG Power and Industrial Solutions Limited. ये इसका एक एनुअल रिपोर्ट है 348 पेजेस का. अब मैं आता हूं कि जहां जहां पे इन्होंने इसको डिफाइन कर रखा है. मैंने आपको बोला था डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट वहां पे दिखेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वहां पे भी दिखेगा, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस है वहां पे भी दिखेगा, सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेशन है वहां भी होगा, एंड ऑडिट रिपोर्ट में भी होगा. चलो सो यहां पे आते हैं हम सबसे पहले पेज नंबर 23. पेज नंबर 23 पे हम डायरेक्ट जाते हैं. मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस. ये पूरा इन्होंने मतलब सी अबाउट द बिजनेस एंड ऑल दोज थिंग्स. दिस इज द इंटायर अबाउट द बिजनेस ओवरव्यू. यहाँ पे ही सबसे नीचे आकर के वो बताएंगे हमें कि कंपनी का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कैसा है. Let me just search. That will be better. Yes. Can you see this? इन्होंने पूरा एक कंपनी के प्रोसेस के बारे में बता रखा कि कंपनी क्या क्या काम करती है क्या नहीं करती है. देन उसके बाद में उसके लर्निंग एंड डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, फिर इनको कौन से प्लांट पे इनको क्या अवार्ड मिला है. देन अगेन उसके बाद अब आप आ जाओ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड देयर एडिक्वेसी. The company believes that internal control is one of the key pillars of the governance and strongly promotes a culture of integrity, transparency, and accountability in the business operations. Given the nature of the business and size of the operations, the company has designed and instituted a robust internal financial control framework that comprise of a well-designed, well-defined organization structure, roles and responsibilities, documented policies and procedures, and technology enabled a process to identify and mitigate business risk. फिर यहाँ पे द कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड द 3 लाइन ऑफ डिफेंस. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जहाँ पे वो कंपनी के मैनेजमेंट के खुद लोग आते हैं. सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में उन्होंने बोला कि कंप्लायंस टीम आती है. एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में उन्होंने क्या बोला कि हम लोग इंटरनल ऑडिट भी करते हैं. एंड यहाँ पे आप देख लो इन्होंने पूरा यहाँ पे कर रखा है. सी नाउ द थिंग इज मीन्स आपका एक एनुअल रिपोर्ट और आपने उसमें कुछ भी गलत दिखाया, इट मीन्स it is going to impact the entire stakeholders. Now coming to the part of CEO and CFO certification. Yes. For the financial year, this. The Natarajan Srinivasan, Managing Director, company have furnished the annual certification of the financial reporting and internal controls. इसका मतलब क्या है? Companies Act specifically बोलता है रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड. अब यहाँ पे आप देखो टू द ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड. अब आप सोचो ये वाला जो सर्टिफिकेट है ना, इसके बेसिस पे बोर्ड भी अपना एक रिपोर्ट देता है जो बोलता है कि कंपनीज का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सही है. मतलब अगर सीएफओ ने गलत सर्टिफिकेशन करा, इसका मतलब सीएफओ की जॉब तो जाने वाली है. बोर्ड उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा. सो दीज थिंग्स फ्रॉम द कंप्लायंस पर्सपेक्टिव is very important and from the business operations perspective also it is very important. अब आप देखो
यहाँ पे CEO एंड CFO सर्टिफिकेशन है। We accept that we accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and have evaluated the effectiveness of the internal control system of the company. So these things. So this is the real case. अब मैं दिखाता हूं आपको इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। अब यहाँ पे आते हैं। ये CG पावर का एक इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट है जहां पे बेसिस फॉर ओपिनियन, देन कैम में कुछ मैटर्स लिखे हुए हैं उनके। अब यहाँ पे आ जाओ, इंफॉर्मेशन अदर देन द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये देखो, those charged with the governance obtain an understanding of the internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143 of the act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls with reference to the financial statement. Means in one of the single annual report, you have seen that what is the reporting requirement of the IFC. So this is all about IFC. It governs around the compliances. It governs around the non-compliances, you can say, be it any law, either it's a ESG, either it's a contract labor, be it you can say that HR compliances, whatever the compliances, yeah, taxation compliances, these are the things. एंड इवन इन द कारो रिपोर्टिंग ऑल्सो। और सबसे बड़ी बात है, जब आप अपने इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हो तो उस चीज को वैलिडेट, यही एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपको वैलिडेट करता है। नाउ कमिंग टू द पार्ट विच इज वन ऑफ द लास्ट पार्ट, वी हैव डिस्कस्ड अराउंड द internal risk control matrix. So let us see how it is seeing. See. So this can be prepared by the stat auditor if they are reporting on this IFC part. And this is one of the illustrative format. I think this is the sufficient format you can use anywhere. That this is the process. उस particular process में ये क्या cycles है? Then what is the sub process? रिस्क क्या है? आपने बोला कि मुझे लगता है कि कोई आपके एम्प्लॉय मास्टर में चेंज ना कर दे, आपने एक HRMS टूल यूज करा है। उस चेंजेस के लिए ये आपके पास में एक कंट्रोल है जहां पे बोलता है कि द अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ ऑल new joinees is approved by the authorized personnel from the corporate recruitment based on the HR department sends an email. आपने बोला ये कंट्रोल प्रिवेंटिव है कि डिटेक्टिव है, ऑटोमेटेड है, मैनुअल है, क्या फ्रीक्वेंसी है? जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके हिसाब से आपको ICI के गाइडेंस नोट के अकॉर्डिंग सैंपल निकालना है और उसके बाद में उसकी टेस्टिंग करना है। की कंट्रोल है नहीं है, फ्रॉड रिस्क एंड ऑल दोस थिंग्स। ये आपने बोला कि हम जो टेस्टिंग करेंगे, आपने उसका एक स्टेप बना लिया कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंटेशन। So this is the entire thing, and this is the risk control matrix, how it look like. And again, at the nutshell, I'll request from my colleagues, from my respected members, that yes, whenever you are going to report from the perspective of the IFC, I think you should have sufficient document. And on that basis, you have to report on the IFC compliances. And one last part, that yes, whatever the things are there, if you are doing any extra thing, you can definitely go back to your client and ask for the hike. I'm not saying that you can ask for the very unusual hike, but yes, if you are doing something as a part of the compliances which saves the director also, which saves the companies also. आप डायरेक्टर को बताओ तो कि भाई ये देखो ये लिखा हुआ है, अगर आपने ये नहीं करा ना तो आपके ऊपर ये पेनल्टी लगने वाली है। तो भाई वो पेनल्टी से बचाओ उनको। 5 लाख रुपए की पेनल्टी नहीं लगनी है उसको, अगर वो आपको 1 लाख रुपए देता है
जस्ट फॉर द IFC टेस्टिंग। तो ठीक है ना, एक बिजनेस भी है, मेरा कंप्लाइंसेस हो गया फ्रॉम द डायरेक्टर पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द स्टाफ ऑडिटर पर्सपेक्टिव। एंड डे बाय डे जैसे जैसे नफरा के केसेस बढ़ेंगे, आपको कंप्लाइंसेस और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। हम केवल बोलते रहते हैं कि ICAI ये नहीं करता है, बट वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट ये डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फिर चाहे वो पीयर रिव्यू के पर्सपेक्टिव से हो, फिर वो चाहे किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के पर्सपेक्टिव से हो। So I hope I am able to explain the entire things about. It's a very vast topic, but yes, covering the entire topic within 2 hours or 1.5 hours, it's a bit difficult. So I think it's done from my side, and I'll be happy to take up the any questions, if any. So I request our members, so you can ask questions regarding the session, or you can type your question in the chat box. So thank you very much. This is wonderful deliberation from your end. Thank you so much, sir. Definitely, Manoj, I'll share the PPT, PDF I'll share, as well as the risk control register. The format I will share, and you can use for your purpose. I think Gaurav ji, Yes, sir. you should also cover to enlighten at least me that what is the scope of materiality in respect of IFC on financial reporting. As far as the Okay. materiality is concerned for general reporting, it is well defined in the standards on auditing. But for control weaknesses, in my opinion, the materiality doesn't play a vital role. The reporting will be for the specific task, specific instances, because if the control is poor, then at present the loophole may be subject to 1,000 or lakh rupees, but the control is not there, then it can lead to crores or rupees scam. So whether materiality plays a vital role in reporting or it is not relevant for that. See, now the thing is, sir, this is very important question, and yes, probably I missed to cover this particular point, but no doubt. So जी now coming to the part of materiality perspective. See, एक चीज तो फिक्स है कि अगर मैं मटेरियलिटी के लिए बात करूं, एक ऑर्गेनाइजेशन जो 500 करोड़ रुपए कमा रहा है उसके लिए हो सकता है 2 करोड़ रुपए भी मटेरियल नहीं हो। जी एक ऑर्गेनाइजेशन जो 100 करोड़ रुपए कमा रहा है उसके लिए हो सकता है 1 लाख रुपए भी मटेरियल हो। जी नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वो मटेरियलिटी या वो रिस्क एपेटाइट, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ओवर टाइम का पेमेंट नहीं दिया, हम्म क्या ये बहुत ज्यादा मटेरियल है कि मेरे कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है? फ्रॉम द कंप्लायंस पर्सपेक्टिव अगर आप सोचोगे तो यस, बिकॉज अगर आपने ओवर टाइम का पेमेंट नहीं करा दिस इज नॉन कंप्लायंस। बट अगेन व्हाट इज द क्वांटम ऑफ द ओवर टाइम पेमेंट? अब वो मेरा क्वांटम ऑफ ओवर टाइम पेमेंट ही अगर मेरा मैं एग्जांपल लेता हूँ 50,000 रुपए का है, हम्म company is having a turnover of 50 crore, or you can say I'm saying that 50 crore rupees, this particular amount is not material, means materiality define करना सर ये ऑर्गेनाइजेशन के खुद के ऊपर है। इट इज हम्म अगेन द प्योर जजमेंट, आप डिफाइन करो कि उसका मटेरियलिटी लेवल क्या होगा। अब मैं हम्म एग्जांपल लेता हूँ,
कि सपोज मैं बोलता हूँ कि एक मैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक कंपनी है 100 करोड़ की, मैंने बोला कि मैं 2% तक का जो भी वेराइंसेस होगा मैं उसको, या 2% का जो भी होगा किसी भी केस में, चाहे वो फ्रॉड इंडिकेटर्स हो, चाहे वो नॉन कंप्लायंसेस हो, चाहे वो पेनल्टी हो, कई पैरामीटर्स होते हैं, जी 2% तक जो हो गए वो हमारे लिए इतने मटीरियल आइटम नहीं होंगे जितना कि हम समझते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपने बोला 2% ऑफ द एबिटा, 2% ऑफ द एबिटा के अंदर कोई भी चीज आती है तो वो आपके लिए उतनी मटीरियल नहीं है। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, अभी सपोज आपके पास एक अदर एक्सपेंसेस करके कैटेगरी है, ठीक है, तो आपको उसके अपने आईएफसी पर्पज से डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने हैं। अब क्या हुआ, अदर एक्सपेंसेस में 4 एक्सपेंस ऐसे हैं जो आपने मटेरियलिटी लेवल 2% डिफाइन करके रखा है, आपने बोला कि यार ये सब तो 0.01 0.05, now you can ignore that particular expenses for the purpose of IFC testing। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी एक थ्रेशोल्ड डिफाइन करके रखा है। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ स्पेसिफिक, कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल को हटा दूं तो कंप्लायंसेस, कंप्लायंसेस के लिए सर आपने बोला कि 2 लाख रुपए तक की जो भी पेनल्टी होगी दैट वी कैन बियर, वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाएगा। इट मीन्स अगेन जो मटीरियलिटी डिफाइन करनी है ना सर हमें, वो डिफाइन करनी है, वो ऑर्गेनाइजेशन से आपको डिस्कस करना पड़ेगा, मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट का क्या रिस्क एपेटाइट है, उसके अंदर कितनी सहन सकती है कि हाँ वो बोलेगा ठीक है मैं यार 1 करोड़ रुपए का रिस्क बियर कर सकता हूँ, कंपनी के पास में फंड इतने अवेलेबल है, और 1 करोड़ तक का चाहे वो पेनल्टी हो, चाहे वो कोई भी फ्रॉड इंडिकेटर्स हो, और तो फ्रॉड तो मेरे 100 रुपए के भी हो तो भी फ्रॉड इंडिकेटर्स आते हैं, बट वो कितने मटेरियल फ्रॉड्स है कितने मटेरियल फ्रॉड नहीं है, अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन द मेटालिटी। सो इट इज टोटली सब्जेक्टिव सर, वो आपको ना क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर करता है कि कौन से क्लाइंट के लिए कितना मटेरियल होता है। आई बट वुड लाइक टू अगेन ऐड, हाँ हाँ प्लीज प्लीज। मेरा जो इंटरप्रिटेशन इसको लेके रहता है वो जनरली ये है कि आईएफसी का जो रिपोर्टिंग है वो ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही है। तो इसका जो कहीं ना कहीं जो पर्पस रहा होगा इसको इनकॉर्पोरेट करने का एज एन ऑडिटर, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मिस स्टेटमेंट होने के जो चांसेस हैं वहां पे कंट्रोल वीकनेसेस कितना रोल प्ले करेंगी, कहीं ना कहीं उसको करेक्ट करेक्ट कर्व करने के लिए इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया होगा। करेक्ट, मैं सर उसी में जस्ट एक चीज ऐड कर रहा हूँ आपके, उसने कहा था आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज करा मिस स्टेटमेंट का। सर मैंने ना अभी एक एग्जांपल आपको बोला था कि एक पेमेंट के लिए आपने पूरा एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स आपने जी जी बना रखा है, और आपने बोला कि भाई अगर 50,000 रुपए तक का पेमेंट होगा तो ये बंदा करेगा, उसके ऊपर गया तो फिर एक एडिशनल लेवल का अप्रूवल, देन सीएफओ एंड देन ब्ला ब्ला एंड एमडी। जी नाउ द कमिंग टू द पार्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, आपने क्या करा ना, सीएफओ के पास में कोई पेमेंट ही नहीं जाना है, ये सारे के सारे पेमेंट सर आपने अप्रूव कर दिए। हम्म अब आप मेरे को बताओ ये फ्रॉड इंडिकेटर था कि नहीं था? बिल्कुल था। बिल्कुल था, करेक्ट। अगर बिल्कुल। यही मेरा एक इंस्टेंस होता तो शायद मैं ये वन ऑफ द केस मान लेता। हम्म तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सारे केसेस के लिए मटेरियलिटी मैटर करूंगा करेगी, बट ये कहूंगा कि डेफिनेटली देयर आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन पैरामीटर्स जहाँ पे मटेरियलिटी मैटर करती है, हम्म और फ्रॉड इंडिकेटर्स डेफिनेटली वहां पे मटेरियलिटी मैटर करती है। हम्म कंप्लाइंसेस आपने लेबर लॉ का नॉन कंप्लाइंसेस करा हुआ है, वो प्योरली डेफिनेटली मटेरियलिटी मैटर करती है। बट अगेन कंप्लाइंस पे आ जाओ, कंप्लाइंस पे क्या बोलता है कि भैया अगर पॉश एप्लीकेबल है, एग्जांपल ले रहा हूँ सर, जहाँ पे फीमेल वर्कर्स भी काम कर रही है, जी और पॉश के अगर रेगुलर केसेस आ रहे हैं, दिस इज टोटली मटेरियलिटी के बाहर है, वहां पे तो कोई पेनाल्टी भी नहीं लगती है, वहां पे जी तो आपको रिपोर्ट करना है ना, दिस इज टोटली नॉन कंप्लायंट। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन सर एक सबसे बड़े एग्जांपल, हम्म आपको मिस स्टेटमेंट करना है ना, आपने क्या बोला, आप बोलते हो कि मैं एक्सवर्क्स और एफओआर दोनों में डील करता हूँ। हम्म अब आपने क्या बोला, मैं एफओआर के लिए आपने रेवेन्यू को भी रिकॉग्नाइज करा, आपने बिलिंग कर दिया और आपने बोला रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया मैंने, हम्म बट आपने मटीरियलिटी डिफाइन कर रखी 2% तक का, तो ठीक है मेरे पास टॉलरेंस लेवल है, मैं 2% तक कर सकता हूँ। जी सो 2% के अंदर मैं कुछ भी मिस स्टेटमेंट करूंगा तो दैट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना, क्योंकि वो तो हम्म मैंने मैनेजमेंट से अप्रूव करा रखा है कि भैया ये तुम्हारा मटीरियलिटी लेवल है, हम्म मैनेजमेंट बोलता है कि मेरे 2% केसेस हैं जहां पे ऐसे होंगे। हम्म सो दिस इज द केस ऑफ द मिस, जहां पे मेरा मटीरियलिटी रोल प्ले करता है सर। एक लाइव एग्जांपल बहुत चैलेंजिंग हुआ था मेरे साथ। हाँ सर। एक कंपनी है जिसमें पूरा P2P प्रोसेस को उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि आप करेक्ट किस तरह से पीआर रेज करेंगे फिर पीओ बनाएंगे। करेक्ट सर
पूरा एसओपी डिफाइंड है, अप्रूवल होगी, इतने से ऊपर की इसकी होगी, उसके ऊपर उसकी होगी, सब कुछ हो गया। प्रैक्टिकली उनको बिजनेस करना है। उन्होंने कंसर्न रेज कर दिया कि सर हमारे को तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम पीओ बनाने के प्रोसेस पे जाएंगे, 3 कोटेशन मंगाएंगे तो हमारा तो बिजनेस ही ऑल्ट हो जाएगा। तो उन्होंने धड़ल्ले से सारी अपनी परचेजेस कर डाली बाद में पीओ अप्रूव कर करके, और अकाउंटिंग कंप्लीट कर ली। मैं हो गया। हम एज एन ऑडिटर जब उसको कर्व करे तो पता चला कि ये तो सारा सिस्टम बाईपास हो गया। अब बात Correct. आती है रिपोर्टिंग की, तो ट्रू एंड फेयर को तो अफेक्ट करेगा नहीं है, किसी भी हाल में नहीं करने वाला है, क्योंकि बिल्कुल जो मेरी रेलेवेंट परचेजेज है वो एक्सपेंस में डेबिट हो जाएंगी, मेरा ओवर स्टेटमेंट कुछ हुआ नहीं है, मेरा बिल्कुल कोई एक्सपेंस जो होना था वही पीएनएल को चार्ज हुआ है, ड्यूली अप्रूव्ड भी है लेकिन एसओपी के थ्रू नहीं है। लेकिन वो जो ओवरऑल जाके उसने आईएफसी को अफेक्ट करा, वो ऑपरेशनल लेवल पे करा। तो करेक्ट करेक्ट डेफिनेटली सर श्योर। हम्म, तो उसमें आपने क्या करा होगा ना सर, उसमें आपने तो बोला होगा ना कि भाई देखो हमने तुमने परचेज करा है और इफ इट इज अ डेली एक्टिविटी तो आपने 25-30 सैंपल लेकर के चेक करा और आपने बोला कि ये तो आपने 90 के 90% केसेस आपके इमरजेंसी परचेज में हो गए। इट मीन्स कि आपका जो नेगोशिएशन हुआ है वो इतना इफेक्टिव हुआ नहीं होगा। यस करेक्ट। ये मेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को फर्क नहीं पड़ रहा, बट यस ये मेरे लिए की ऑपरेशनल कंट्रोल में आ गया। यस, यस सर, सो दिस इज द केस। थैंक यू। आई थिंक देयर इज नो एज सच एनी क्वेश्चन। अंकुर सर, मैं ना आपको ये पीडीएफ और एक्सेल शीट आई शेयर, ठीक है। सो है ना, देन इफ इट इज पॉसिबल टू सर्कुलेट अमंग द मेंबर्स आई थिंक दैट विल बी बेटर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Ankur ji, this is a wonderful selection of the panelist as well as the speaker. Keep enlightening us like this only. Thank you very much from our side. थैंक यू मोहित भाई। एनीवन, कोई क्वेश्चन हो किसी का भी, सेशन कंक्लूड करें। आदित्य, वेलकम नोट, वो नोट ऑफ थैंक्स दो ना आप, फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। Okay. So let us take a moment to acknowledge Gaurav sir's exceptional delivery and presentation, and we can express our gratitude for your time, effort, and willingness to share your wisdom with us, sir. And I thank you for your valuable insights and making this event memorable for all of us, and clearly explaining the queries of our audience. So thank you, Gaurav sir. Now I request Ankur sir. थैंक यू सो मच आदित्य। Thank you. So Ankur sir, over to you. थैंक यू आदित्य। तो आज का सेशन सर, कल मिलते हैं दोबारा नए सेशन में, नई चीज़ों के साथ में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ। थैंक यू सो मच अंकुर सर, एंड इट वाज Thank you. रियली आई एंजॉयड अ लॉट एंड होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। थैंक Thank you, sir.